तो आज की कक्षा का विषय यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स विच अफेक्ट टीचिंग, नॉट ओनली आइडियोलॉजी बट आल्सो मेथोडोलॉजी एंड एंटायर पर्सपेक्टिव। आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे कि शिक्षण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। देखिए, थियरीज पे किताबों में और अन्य माध्यमों से जो बातें आपने आज तक जानी सुनी है, ये सारा का सारा कोर्स वर्क जो है वो उसी विषय वस्तु पे निर्भर करता है। यानी कि जो भी बातें आपने सीखी हैं, जानी है, उन्हीं बातों को अगर आप बहुत फोकस्ड होके ढूंढते हैं तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर बहुत मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। अब शिक्षण के विषय में ऐसा माना जाता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि यदि कोई चीज कंटिन्यू चलेगी तो उसके ऊपर प्रभाव भी आएगा, सकारात्मक प्रभाव और या नकारात्मक प्रभाव। कई बार कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट किसे कहते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो पर्टिकुलर प्रक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, परंतु क्रिया की दर को बढ़ा या घटा देने की क्षमता रखता है। तो ऐसे उत्प्रेरक या उत्प्रेरण वाले जो कारक हैं, ऐसे कैटलिस्ट हमारे एनवायरनमेंट में है, बच्चे के फैमिली मेंबर्स में हो सकते हैं, या टीचर्स का अपना पर्सनल इंट्रापर्सनल बिहेवियर हो सकता है। कुछ भी ऐसा संभावित है जिसके कारण से शिक्षा, शिक्षण, शिक्षार्थी और शिक्षक, ये चारों प्रभावित हो सकते हैं। तो मूलतः हम सेंटर मानेंगे शिक्षण को कि आखिर ये पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो पॉलिसी है, ये क्यों प्रभावी हो रही है। लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिक्षण क्यों प्रभावी हो रहा है और उसके माध्यम से क्या शिक्षा प्रभावी हो रही है, क्या उसका पैटर्न प्रभावी हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि शिक्षार्थी भी प्रभावी हो रहा है, क्या शिक्षक भी प्रभावी हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कारकों को हम लिखते हैं, क्या मेजर कारक हो सकते हैं। तो राइट डाउन कीजिए। मूलतः 5 मुख्य कारक जो मेरे हिसाब से है वो है सबसे पहली चीज जो शिक्षण को जो प्रभावित करती है वो शिक्षक खुद है। तो शिक्षक, द फर्स्ट थिंग विच इम्पैक्ट अ लॉट ऑन शिक्षण, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें शिक्षक स्वयं ही प्रभावशील होता है, उसी के कारण से प्रभावशीलता आती है। अब शिक्षक, उसके बाद दूसरा कारक है शिक्षार्थी स्वयं, शिक्षार्थी, और तीसरा कारण है सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर, सोशियो इकोनॉमिक, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था। ये 3 मेजर कारण हैं। कोई भी क्लास इम्पैक्ट क्यों हो रही है, इसके पीछे यही 3 कारक मेरे हिसाब से होते हैं। अब शिक्षक को यदि हम मानते हैं कि शिक्षक के कारण से चीजें प्रभावी हो रही है, तो क्या क्या चीजें हैं जो शिक्षक के कारण से प्रभावी होती है। नंबर 1 जो सबसे मूलभूत है वो योग्यता होती है। शिक्षक की योग्यता, कैपेबिलिटी ऑफ अ टीचर। यदि अध्यापक की योग्यता उचित नहीं है, वो अयोग्य है, तो वो उस विषय को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। एक बार डिस्क्राइब नहीं कर पाया, अब जैसे कई बार ऐसा होता है, मैं आपको पहले भी बताते रहा हूँ, हम लोगों के विद्यालयों की ये खासियत रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में कि हमारे यहाँ टीचर हर विषय का विशेषज्ञ अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में मैथमेटिक्स के टीचर को ये मान लिया जाता है कि वो विज्ञान भी पढ़ा लेगा, विज्ञान के टीचर को ये मान लिया जाता है कि वो मैथ्स भी पढ़ा ही लेगा। और जबकि ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। विज्ञान का टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा पाए और उतनी योग्यता से पढ़ा पाए ये कोई जरूरी नहीं। लिहाजा टीचर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया जाता है 10वीं 12वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए, और फिर अध्यापक क्या करता है, जाता है और कुंजी पटल या सॉल्व पेपर्स होते हैं, अनसॉल्व पेपर्स, उन सबको देखता है और फिर गूगल करता है और फिर जानकारियों को एकत्रित करके हूबहू वैसी की वैसी ही जानकारी लाके कक्षा में रख देता है। जब भी छात्र पूछता है कि सर ये क्या है, कैसे है, तो फिर वो पढ़ा पाने में अक्षम होता है और फिर उस समय कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो प्रोसेसिंग है, लर्निंग प्रोसेसिंग है, वो इम्पैक्ट में आती है। ऐसे में छात्र भी वैसे ही बन जाते हैं जैसा उनका शिक्षक होता है। तो सबसे मूलभूत जो जरूरी चीज है वो है शिक्षक की योग्यता। ठीक है, दूसरी जो चीज होती है वो है कौशल, शिक्षण का कौशल।
व्हाट इज द मीन ऑफ कौशल? कौशल किसे कहते हैं? कौशल का मतलब हुआ एक्सपर्टाइज, ठीक है। वो जो छात्र है वो कितना एक्सपर्ट है और जो टीचर उसे पढ़ा रहा है वो कितना एक्सपर्ट है। कई बार ऐसा देखा गया है सामान्य तौर पे कि जो छात्र पढ़ाई कर रहा होता है उसकी सीखने की योग्यता बहुत ज्यादा होती है और जो शिक्षक है उसके पढ़ा सकने की योग्यता उस विषय में कम होती है। कम ना भी हो, अगर वो कम ना भी रखे अपनी योग्यता को, सही कह रही है आप मास्टरी, तो अगर वो मान के चलिए कि शिक्षक बहुत ज्ञानवान है, बहुत नॉलेजेबल है, परंतु वो उस ज्ञान को प्रदर्शित ही नहीं कर पा रहा है, वो उस ज्ञान को छात्र तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है, तो उसके ज्ञानवान होने का क्या लाभ है कि नहीं। तो कई बार शिक्षण की योग्यता बहुत मायने रखती है। अगर अध्यापक योग्य है और ऐसा हुआ जैसे ग्रामीण क्षेत्र के किसी अध्यापक को शहरी क्षेत्र के किसी विद्यालय में भेज दिया जाए तो वो अपने कॉन्फिडेंस मोराल के कारण ही वो अपने उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। क्यों नहीं पढ़ा पाएगा? क्योंकि मैं दोनों क्षेत्रों से बिलोंग करता हूं, तो मैं बाखूबी समझता हूँ अध्यापक जो ग्रामीण क्षेत्र का है उसे शर्ट टग इन करना नहीं आता, उसे पैंट को किस तरीके से प्रेस करना ये नहीं आता, जूते पे पॉलिश करना इस बात का उसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो अपने विषय का विशेषज्ञ है। लेकिन जैसे ही वो किसी शहरी क्षेत्र के दिल्ली पब्लिक स्कूल या रेयान इंटरनेशनल या कैम्ब्रिज स्कूल में जाके घुसेगा तो बच्चे उसे देखते ही पहले जज करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, और फिर वहां पे थोड़ी बहुत भी अगर, क्योंकि शिक्षक के अंदर तो उसका व्यक्तिगत व्यवहार है ही है, उसका पर्सनल बिहेवियर है, जिस कारण से वो इम्पैक्ट में आ जाएगा और वो अपना मूलभूत ज्ञान जो वो जानता है वो नहीं दे पाएगा। इसके अलावा दूसरा चीज जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है लो कॉन्फिडेंस लेवल, टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल। यदि अध्यापक अपने आप को बार बार कोसता रहे, बार बार प्रताड़ित करता रहे स्वयं को कि मैं योग्य तो हूं परंतु मेरी भाषा शैली उचित नहीं है। अब जैसे मान के चलिए एक बिहार का अध्यापक यदि महाराष्ट्र जाके पढ़ा है तो महाराष्ट्र मराठी छात्र जो है उसे कहीं ना कहीं अस्वीकार्यता की दृष्टि से देखेंगे। एक गुजराती छात्र यदि बंगाल में जाके पढ़ा है, एक गुजराती मास्टर बंगाल में जाके पढ़ा है, तो बंगाली छात्र उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर अध्यापक जाके कश्मीर में पढ़ाए तो कश्मीरी बच्चे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, और कश्मीरी मास्टर कहीं भी जाके पढ़ाए तो उसे कोई भी नहीं स्वीकार करेगा, है कि नहीं है। तो हर व्यक्ति जो है, अब ऐसे में क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अध्यापक का कॉन्फिडेंस जैसे ही लो हुआ वो विषय से विषयांतर होगा, और जैसे ही वो विषयांतर हुआ छात्र उस विषय को कभी नहीं समझ सकते। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर है कि वो छात्रों के ऊपर, अब जो इन बातों से ओवरकम कर गया, अब जैसे खान सर को देख लीजिए आप, खान सर जो है वो ओवरकम कर गए इन बातों से, उनको उनको कोई लेना देना नहीं, वो वही जिस भाषा के अध्यापक हैं उसी भाषा में वो मौज लेते हुए पढ़ाते हैं आराम से। आप आनंद कुमार जी को देख लीजिए जो सुपर 30 बनाते हैं, है ना, आईआईटी में सुपर 30 हर बार हर साल 30 बच्चे सेलेक्ट होके जाएंगे, सुपर 30 बनाने का सिद्धांत आता है। तो वो भी बिहार से, उनके भी सारे बच्चे, वो भी बड़े अच्छे मैथमेटिशियन है ना, उनके सारे बच्चे जो है वो बड़े आराम से पास होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे। अगर आप कोटा राजस्थान चले जाइए तो हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे लोग देखने को मिलेंगे जो लोग अलग अलग परिविधा में पढ़ाते हैं, अलग अलग भाषाई क्षेत्रों से आते हैं, परंतु कॉन्फिडेंस के कारण से वो अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। तो शिक्षक के अंदर न केवल उसका आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना, उसके अंदर ये पढ़ाने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो शिक्षक के एंड से और जो चीज प्रभावित करती है वो होता है उसका फाइनेंस। शिक्षक कई बार शिक्षा इसलिए भी उचित नहीं देता है जानबूझ के कि उसे सैलरी कम मिल रही है, उसे पैसा कम मिल रहा है, या वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से। ऐसी परिस्थिति में वो शिक्षण को प्रभावित कर देता है, वो शिक्षण को प्रभावित कर देता है। और मध्य क्रम में जैसे ही शिक्षा आदि पहुंचती है, कोई भी एजुकेशन आधा पहुंचता है छोड़ के वो चला जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में नुकसान विद्यालय का कम होता है, बच्चों का बहुत ज्यादा होता है। तो शिक्षक के लिए ये भी बहुत मायने रखता है कि वो अपने अपने मस्तिष्क को बहुत कूल डाउन करके पहले ही निर्णय ले ले कि वो इस जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो अपने कार्यों से प्रसन्न है कि नहीं है। यदि नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो शिक्षा को प्रभावित कर देगा, ठीक है।
तो मैंने आपको 5 बातें बता दी, 4-5 बातें। विषय की विशेषज्ञता बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, जो उसका उसकी कंडीशन है वो बहुत जरूरी है, पुशबैक बहुत जरूरी है, इसके अलावा फाइनेंस भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं शिक्षार्थी की, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्यों शिक्षा प्रभावी होती है, जो शिक्षण है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वो क्यों प्रभावी हो रही है। सबसे पहला कारण है छात्र का विद्वेषी होना। विद्वेषी का मतलब होता है कि एक छात्र है जो जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ा घमंडी किस्म का है, या बहुत ईगोइस्टिक नेचर का छात्र है, ईगोइस्टिक नेचर का छात्र है। अब जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें सलमान खान जी की एक मूवी आई थी रेडी। रेडी में दो परिवार है, एक परिवार है जो चुटिया रखता है और एक परिवार है जो सफेद कपड़े पहनता है। रेडी मूवी अगर आप देखे होंगे तो जो परिवार चुटिया रखता है उसका जो बेटा है छोटा वाला, वो विद्यालय जाता है तो दो गनमैन के साथ जाता है ना। वो जाता है तो मतलब वो पूरे विद्यालय को समझता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, तो ये विद्यालय मेरा है और मैं इस विद्यालय का मालिक हूँ, शहंशाह। ऐसे बहुत सारे मूवीज में दिखाया जाता है कि जिसका विद्यालय होता है वो अपने विद्यालय को बिल्कुल ऐसे समझता है जैसे उसके घर का किचन हो, है ना। और उसके इसी भाव के कारण से पूरी शिक्षा प्रभावी होती है। जब वो कक्षा में आता है तो टीचर के अंदर एक प्रभाव आता है जिसे सामान्यतः मैनेजमेंट की भाषा में हेलो इफेक्ट से आप तुलना कर सकते हैं। हेलो इफेक्ट में क्या होता है कि जो पहले आता है उसका प्रभाव पहले पड़ता है, परंतु यहाँ का हेलो इफेक्ट इस बात पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है कि इसका तो विद्यालय ही है, कहीं ये जाके अपने पिताजी से बोल दिया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। इनफैक्ट प्रबंधक मैनेजर तक इस बात को सोच के डर रहे होते हैं कि ये तो इन्हीं का विद्यालय है। तो शिक्षार्थी का एटीट्यूड, उसका ईगो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा शिक्षार्थी के ईगो को कंट्रोल करने की योग्यता न केवल परिवार में होनी चाहिए, अभी तो शिक्षा के तमाम जितने भी खंड है, जिस भी पार्ट पे शिक्षार्थी है वहां पे ये कंट्रोल करने की एबिलिटी हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। दूसरा कारण है शिक्षा का नेचर, शिक्षार्थी का नेचर, उसका इंट्रापर्सनल बिहेवियर। जो शिक्षार्थी है उसका इंट्रापर्सनल बिहेवियर, यदि छात्र का व्यवहार इस योग्य नहीं है कि वो किसी बहुत गुस्से किस्म के टीचर के साथ पढ़ाई करे, तो वो पढ़ाई छोड़ेगा, पूरी की पूरी पढ़ाई फिर प्रभावी होगी, वाद विवाद में चीजें खराब हो जाएंगी। मान लीजिए मैं भी गुस्से वाला और मेरा अध्यापक भी गुस्से वाला, दोनों क्लास में आए, वो बोले ए प्लस ए इज इक्वल टू बी और मैं बोला ए प्लस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं जान रहा हूँ कि मैं सही हूँ और शिक्षार्थी जो शिक्षक है उसका ईगो जाग गया कि नहीं नहीं मैं भी सही हूँ क्योंकि मैं किताब पढ़ के आया हूँ, और हो सके किताब में मिसप्रिंट हो, और इधर शिक्षार्थी सही है, बस दोनों आपस में लड़ना शुरू। एक विषय के ऊपर बात शुरू हुई और वह बात पहुंच गई कहीं की कहीं। हम लोग योग पढ़ाते हैं तो हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो अपना ईगो सेटिस्फाई या चेक करने के लिए, प्रथम या द्वितीय दिन जब कक्षा होती है, फर्स्ट या सेकेंड डे, तो कुछ टीटीसी में बच्चे आते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि एक बार टीचर को परेशान करके उसके ऊपर ये प्रभाव डाल दिया जाए कि मैं बहुत तेज विद्यार्थी हूँ। और जब जैसे हम लोगों के जैसा जो अध्यापक है वो तो कंट्रोल, उन्हें तो पता है कि अगर कोई आता है और पहले दिन ही बहुत ज्यादा चोंच खोलना शुरू कर दिया है, बहुत बातचीत कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रभाव डालना चाह रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि असल में मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ। जबकि हमें पता है कि रिसर्च की एक चीज उन्हें नहीं पता है, तो वो क्या ही इस विषय में बात करने वाले। परंतु ऐसा होता है कि छात्र जो थोड़ा बहुत भी जानता है वो बहुत तेजी के साथ बताना शुरू करता है, नहीं नहीं मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ। तो हमें कंट्रोल करना होता है ऐसे छात्रों को। ठीक है। तीसरी चीज, इन्वायरमेंट। छात्र का इन्वायरमेंट कैसा है, वो किस इन्वायरमेंट से आता है। कहीं ऐसा तो नहीं, मान लीजिए छात्र जो है वो मछुआरे की फैमिली से है, ठीक है, और वो पढ़ रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल में। सुबह सुबह वो गया क्योंकि सुबह भोर में मछलियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है, समुद्र में, तालाब में, पोखरों में, नदियों में। तो वो मछुआरा सुबह सुबह गया, मछली मार के आया और फिर आया जल्दी जल्दी, नहाया, नहा धो के उठा और उठ के विद्यालय चला आया। उसने कोई क्रीम पाउडर सेंट का प्रयोग नहीं किया। जाहिर सी बात है कि मछली जैसा महकेगा। अब मछली जैसा महकेगा तो पूरी क्लास प्रभावी होगी, अब पूरी क्लास प्रभावी होगी, पूरी शिक्षा प्रभावी होगी। इसका मतलब उसका सोशियो कल्चर जो है, जो उसका जो उसका सामाजिक परिवेश है,
वो उसको इस योग्य अभी नहीं बता पा रहा है कि वो उसको बहुत पढ़ाए, उसे घर पे काम होमवर्क करने का मौका मिले, या वो विद्यालय कैसे जाए इस बात को उसे सिखाया जाए। मेरी कक्षा में बहुत सारे मछुआरे पढ़ा करते थे, दो तीन तो बहुत अच्छे तरीके से आया करते थे, लेकिन दो तीन ऐसे होते थे कि सुबह सुबह शर्ट कहीं रखी रहती थी, अनप्रेस्ड शर्ट अनप्रेस्ड पैंट पहने, बिना बेल्ट लगाए शर्ट को आउट किया और हाथ में चार किताबें ली लेके पहुंच गए विद्यालय, और पीछे वाली सीट पे ढकेल दिए जाते थे। और वहीं हम लोग जब जाते थे तो हमारे घरों से क्या, सुबह उठाया, नहाया धुलाया, याद कराया, पढ़ाया लिखाया, फिर क्या कहते हैं लंच बना के दिया, ब्रेकफास्ट दिया, अच्छे से टाई बेल्ट सब बिल्कुल प्रेस करके मम्मी लोग ये काम कर दिया करती थी, है ना। पढ़ाया पढ़ाया मतलब बहुत अच्छे तरीके से भेजती थी विद्यालय। जब हम विद्यालय जाते थे 10वीं क्लास में, हम इस तरीके से जा रहे हैं, वहीं वो मछुआरे का जो बच्चा है या किसी बढ़ई का बच्चा है या किसी अन्य शिल्पकार का बच्चा है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो पहले खाने का जुगाड़ करेगा फिर पढ़ाई शुरू करेगा ना। उसके पिता तो उससे पहले काम कराएंगे, और वो अपने उसी सिस्टम से आता है और विद्यालय में आके बैठता है, तो पूरी की पूरी शिक्षा गतिविधि प्रभावित होती है। इससे किसकी, क्लास हो या ना हो, लेकिन उस बच्चे की जो शिक्षा, वो जो शिक्षण है, उसका जो लर्निंग अधिगम है, वो इम्पैक्ट में आएगा ही आएगा। तो कई बार जो छात्र है उसका व्यवहारिक जीवन स्तर भी बहुत प्रभावित पड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है बिहेवियरल नॉलेज। बिहेवियरल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान। कक्षा 8वीं में मैं पढ़ा करता था, एकाएक कक्षा 9वीं आ गई, जैसे ही 8 पास किए, 8वीं तक तो सारी चीजें इतनी आसान थी मेरे लिए कि लगता था ये क्या हुआ है। 9वीं कक्षा में जैसे पहुंचे, पहले दिन जब छुट्टी, गर्मी की छुट्टियां समाप्त हुई और पहले दिन मैं नहीं जा पाया, दूसरे दिन पहुंचा क्लास में, तो मैथमेटिक्स के एक बड़े से टीचर, मोटे से लंबे चौड़े बिल्कुल, वो आए और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है। अब मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोग कहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा करते थे 8वीं में, और 9वीं क्लास में आप याद कीजिए, आप लोग भी 9वीं क्लास में पूरा परिवेश ही बदल जाता है। ऐसा लगता है ये कौन से ग्रह पे आ चुके हैं आप, ये क्या पढ़ाया जा रहा है। अब एल हॉस्पिटल रूल जब बताया गया तो पूरा का पूरा दिमाग वो पूरे दिन घूमता रहा कि ये सब क्या चल रहा है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तक तो चीजें ठीक थी इंग्लिश की कक्षा में, परंतु वहां पे जैसे ही पहले दिन जूलियस सीजर किताब पकड़ा दी गई, हम लोग जब पढ़ा करते थे, तो आपको शायद आपके यहाँ ऐसे बोर्ड हो या ना हो, हमारे यूपी बोर्ड की खासियत थी, 2007 8 9 की बात है। उसमें क्या है, हमारे यहाँ 6 इंग्लिश की किताबें, 6 मैथमेटिक्स की किताबें, 6 हिंदी की किताबें, उसके बाद फिजिक्स की 2 किताबें और केमिस्ट्री की 2 किताबें, ये लगा करते थे। अब आप सोचिए कि 6 मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री अलग है, अलजेब्रा अलग है, कैलकुलस अलग है, ऐसे करके पढ़ाया जाता था। उसके अलावा 6 इंग्लिश की किताबें होती थी, पोइट्री अलग है, उसमें कहानियों की अलग है, जूलियस सीजर पढ़ाया जाता था। तो पहले दिन ही टीचर आए और जूलियस सीजर पकड़ा दिया। अब हमें यही ना पता चले कि ये जूलियस सीजर कौन है, कहाँ से आया। इतना तो पता था क्योंकि वो टीचर इंग्लिश के थे, तो वो सारी बात उनकी व्याख्यान माला अंग्रेजी में ही चला करती थी। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो व्यवहारिक ज्ञान है वो 8वीं कक्षा के हिसाब से डेवलप किया गया है। अब एकाएक 9वीं में जब हम ट्रांजिट करेंगे तो हमें थोड़ा तो ये बताया जाए कि आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, एक एल नाम के हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल नाम के या फलाने नाम के वैज्ञानिक थे, या ये सिद्धांत इन्होंने दिया है, इसका अब एकाएक ऑफ बाउ आ गए। बड़े दिनों तक तो यही नहीं पता कि ऑफ बाउ सिद्धांत है कि वैज्ञानिक है। समझ ना, अफबाऊ थियरी आप पढ़ते होंगे फिजिक्स में केमिस्ट्री में, तो आप देखेंगे कि वहां पे अफबाऊ आ गया, अफबाऊ ने क्या बताया। अब आर्किमिडीज की थियरी आती है, आर्किमिडीज की जब कोई पदार्थ किसी या कोई द्रव्य किसी पानी में डाला जाता है तो अपने भार के बराबर वो वजन को विस्थापित करता है, ये थियरी है। अब ये सिद्धांत एकाएक हमारे सामने आता है तो हम उसे स्वीकार, मतलब उसकी स्वीकार्यता नहीं है, क्योंकि हमारा व्यवहारिक ज्ञान इस प्रकार डेवलप नहीं हुआ है। हर वो छात्र, जैसे मान लीजिए हमारे बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई केमिस्ट्री से एमएससी है, कोई बीटेक है, कोई एमबीए है, और एकाएक मैं आपको बताने लगूं कि आसने नरजो हंती ही, अब आपको क्या पता कि ये संस्कृत में मैंने क्या कहा। हाँ, कुछ भी मैं बोलता हूँ, आपको कोई भी परिभाषा देता हूँ तो आपको बिल्कुल वो चीजें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। मैं बोलूंगा चित्त प्रसादन के उपाय निम्नलिखित है ना, पंचकोश का की अवधारणा निम्नलिखित है, ये प्राण 5 होते हैं। अब कई दिन तक जब मैं खुद क्योंकि मैं खुद भी कॉमर्स स्टूडेंट रहा, मैथमेटिक्स और कॉमर्स ये दोनों चीजें रही, जब पहली बार योग कक्षा जब हमने ली तो उसमें आया कि प्राण का सिद्धांत, प्राण अपान समान व्यान उदान। कई दिन तक मेरे यही नहीं समझ में आता रहा कि प्राण का एक प्रकार खुद प्राण है। समझ रहे हैं आप, कि जैसे ये पूछा जाए कि अमिताभ बच्चन के एक बेटे खुद अमिताभ बच्चन है,
समझ रहे? तो ये कंफ्यूजन क्रिएट था कि प्राण का खुद एक प्रकार प्राण है, आखिर ये क्यों है, और छींकने के लिए, उंगाई लेने के लिए, इन सब के लिए भी प्राण है। तो डिस्क्रिप्शन मतलब प्रश्न में मस्तिष्क में हजारों उठा करते थे, लेकिन उसका उत्तर दे सकने की क्षमता ना ही हमारे व्यवहारिक ज्ञान को अलाउ नहीं करता था, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक तरीके से सोचा करते थे, और योग जो है वो स्पिरिचुअल वे में सोचता है। तो व्यवहारिक ज्ञान भी छात्र के जीवन को बहुत प्रभावित करता है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच। तो जब भी कोई शिक्षा अगर चल रही है, कोई कक्षा चल रही है, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो विषय वस्तु होती है, सब्जेक्ट मैटर, वो भी इम्पैक्ट करता है छात्र के जीवन। सब्जेक्ट मैटर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाना शुरू किया टीचिंग एप्टीट्यूड, और पढ़ाते पढ़ाते मैं पहुंच गया कि कैसे क्वांटम थियरी काम करती है। अब मैं पूरा 1 घंटा क्वांटम थियरी के ऊपर लेक्चर ले लूं और बाद में बोलूं कि चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे तो फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। विषय वस्तु मेरी कुछ और थी, छात्र उस चीज के लिए प्रिपेयर होकर आया था। क्वांटम थियरी पढ़ाऊंगा मैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे का मस्तिष्क उस दिशा की तरफ लगेगा नहीं, और उसे वो कक्षा त्याग करनी पड़ेगी, और उससे शिक्षा प्रभावी होगी। टीचर को हमेशा एक मुट्ठी को ऐसे बंद करके रखना चाहिए कि नहीं, मेरे को विषय से भागना नहीं है। जब भी मैं खुद भी विषय से विषयांतर होता हूँ, तो एक मुष्टिका बंद करके रखे रहता हूँ, तब तक इसको नहीं खोलना है जब तक वापस विषय पे ना आ जाए, है ना? क्योंकि जैसे ही विषय से आप विषयांतर होंगे, तो जिसके अगर मैं आपको कहानी सुनाने लगूं तो आप आनंदित होंगे, लेकिन वहीं पे अगर मैं बातचीत करने लगूं तो बाकी लोग, जिससे बात करूंगा वो तो बहुत खुश होगा कि चलो मेरा तो नाम लिया जा रहा है, सर मेरे से बात कर रहे हैं, परंतु बाकी के सारे लोग जो है वो प्रताड़ित होंगे। उन्हें लगेगा कि अरे यार, बोर करने वाली कक्षा नहीं होनी चाहिए। विषय वस्तुओं का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है शिक्षार्थी के जीवन पे। ठीक है, अब तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर, सामाजिक परिवेश। मैंने आपको पहले भी बताया, सामाजिक और आर्थिक परिवेश में समाज हमारा बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है शिक्षा में। कल एक कन्या थी जिसको मैं आपको बता रहा था कहानी, वो उसे दहेज प्रताड़ित करके और उसे घर से बाहर भगा दिया गया। तो उसे ये भी कहा गया, उसका उनके घर वालों का टोन देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो योग की पढ़ाई कर रही हो तुम, ये साधु बाबा बनने की पढ़ाई है, साधु बनने की गतिविधि में मत आगे बढ़ो, ये सब घर की बहुएं नहीं करती हैं, बहुएं डॉक्टर इंजीनियर बनती हैं, ये सब पढ़ाई नहीं करती हैं। आप कल्पना कीजिए सामाजिक स्तर पे वो लोग कितने गिरे हुए निकृष्ट व्यक्तित्व होंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि ये बाबा बनने की पढ़ाई मत पढ़ो, हमारे यहाँ की बहुएं ये नहीं करती। यानी समाज भी हमारा कहीं ना कहीं बेड़ियां डालता है हर व्यक्ति के ऊपर, है ना? हर व्यक्ति, अभी जैसे महिलाओं को ये बोला जाए आप होम क्लास जाके लीजिए, तो होम क्लास में महिलाओं को, ये मान के चलिए मेरा अनुभव है, कम से कम 10 वर्षों का अनुभव है, हर महिला को, मैं जिनको भी जानता हूँ जो होम क्लास लेती रही हैं, हर महिला प्रताड़ित हुई है। और किसके द्वारा हुई है जानते हैं? उस क्लाइंट के द्वारा, किसी ना किसी वे में, चाहे वो इकोनॉमिकल वे हो, चाहे वो इंट्रापर्सनल वे हो, चाहे वो देखने का तरीका हो, चाहे वो बातचीत करने का नजरिया हो, या फेवर मांगने तक का नजरिया हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके साथ क्लाइंट लोग जो है वो सोचते हैं कि अरे ये तो टीचर नहीं है, इन ये तो हमारे लिए ठीक है, एक अच्छा अच्छा मन बहलाने का साधन आ रहा है हमारे घर। और कई परिवारों में महिला अध्यापकों के कारण से युद्ध भी हुआ है कि वो टीचर नहीं आएगी, वो महिला अध्यापक नहीं आएगी। वाइफ बोलती है और हस्बैंड बोलता है नहीं नहीं आएगी तो ही आएगी, योगा तो वही कराएगी, किसी और से हम योगा नहीं करने वाले। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके का हमारे सामने बहुत बहुत सारा उदाहरण हमें, हम सभी को देखने को मिलता है। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमी, सोशियो बिहेवियर बहुत मायने रखता है। इसके अलावा जो शिक्षा को प्रभावित करती है वो है इकोनॉमी, पैसा। हर व्यक्ति जो चाहता है, अब जैसे मान लीजिए मुझे, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूं, तो स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए मुझे जितने रुपयों की जरूरत है, मेधा के बाद भी, अगर मैं बहुत तेज हूँ, मैंने आईआईटी क्रैक कर लिया, तो भी मुझे तकरीबन 25 लाख रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी आईआईटी दिल्ली में नाम लिखाने के लिए। अगर मैं आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लूं तो भी, अगर मैंने एमबीबीएस का क्रैक कर लिया तब तो वो 40-45 लाख रुपए तक हो जाता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है, वो घुमा फिरा के 5 साल के अंदर इस तरीके का खर्चा है, 30 लाख 35 लाख रुपए तक खर्च होता है। आपको पायलट बनना है, इग्रुआ एक सेंटर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी रायबरेली में, आप वहां जाके देखिए क्या परिस्थिति है। इग्रुआ में फीस कितनी है, तकरीबन 40 लाख रुपए पायलट बनने की फीस है। तो जो व्यक्ति योग्य तो है, उसे इच्छा तो है, उसका टेक्निकल नॉलेज बहुत बढ़िया है, परंतु वो अपने इकोनॉमी के कारण से कहीं जाके नहीं कर पाएगा। आप सभी लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, जो लोग योग जानते हैं परंतु मार्केटिंग नहीं जानते, जिसके कारण से उनके पास कोई क्लास नहीं है, क्लास रहित है। वो क्लास ले सकते हैं, उनके पास इतनी क्षमता है कि वो काम करे तो ऑनलाइन 2-4 घंटे 5 घंटे तो अपना समय दे ही सकते हैं, तो 4,000 10,000 रुपए कमा भी सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनका सामाजिक ज्ञान इतना ज्यादा नहीं है कि वो अपनी कक्षा को किसी तक पहुंचा सके। और यही सच्चाई है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक अति जिम्मेदार हैं, जिसमें मैंने आपको बताया शिक्षक स्वयं, शिक्षार्थी और सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर, ये सारी बातें जो है वो शिक्षा को प्रभावित करती ही करती हैं। और ये आपका टॉपिक 1 है आज का, जो टॉपिक हमें समाप्त करना था, शिक्षण का प्रभाव तत्व, जिसमें शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, ठीक है, क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये सब इम्पैक्ट डालता है। ठीक, और इन्हीं सब से चीजें प्रभावित भी होती हैं। अब इन्हीं चीजों को अगर आप थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनमें परिवर्तन लाएंगे, तो शिक्षा जो है वो सकारात्मक दिशा की तरफ चल निकलेगी और शिक्षार्थी अपने उद्देश्यों की मूलभूत प्राप्ति जो है वो बहुत इजीली प्राप्त कर पाएगा। बहुत मतलब साधारण तरीके से उसे वो शिक्षा और वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी जो वो शिक्षार्थी जिसके लिए किसी विद्यालय या किसी स्थान पे जाता है। ठीक है, अब आगे लिखिए थोड़ा सा कुछ नियम। लर्निंग यानी कि इसको हिंदी में अधिगम भी बोला जाता है, अधिगम, अधिगम लर्निंग। इसकी परिभाषाएं लिखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। परिभाषाएं, लर्निंग की या अधिगम की परिभाषाएं क्या है। परिभाषा, पहली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ सीखने की एक परिभाषा है, वो है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार है सीखना, देखिए सीखना या लर्निंग डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है। यानी जो व्यक्ति सीख रहा है विकास उसी का होगा, जो सीखना समाप्त कर दिया उसका विकास कभी भी नहीं हो सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है विकास के संदर्भ में, ये वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मानी जाती है, वुडवर्थ की परिभाषा। अब एक लिखिए कैल्विन की परिभाषा। कैल्विन, कैल्विन कहते हैं कि पहले के व्यवहारों से एवं पहले के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान में, प्राप्त ज्ञान में जितना परिवर्तन हो, उस समस्त परिवर्तन को सीखा, उस समस्त परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यानी कि पहले से आप जानते थे कि 2 का पहाड़ा होता है 2 × 10⁻20, लेकिन आगे आपको बता दिया गया कि 3 × 10⁻30। तो जो आपने 3 का पहाड़ा सीखा, यही आपकी लर्निंग प्रोसेस है, इसी को आप लर्निंग बोल सकते हैं। अब आगे लिखिए गिलफर्ड के अनुसार, गिलफर्ड बिहेवियर के कारण बिहेवियरल चेंजेस इज कॉल्ड लर्निंग। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को शिक्षा कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। अब आगे लिखिए
सीखने के नियम या लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग, और इसे मार्क कर दीजिएगा। अति विशिष्ट टॉपिक है ये आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीखने का नियम, सीखने का नियम, सीखने का नियम अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ई एल थॉर्न, ई एल थॉर्नडाइक, ई एल थॉर्नडाइक, THORNDYKE, ई एल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, ई एल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ आता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज आता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ में लिखिए, प्राइमरी लॉ में 3 नियम आते हैं। प्राइमरी लॉ में 3 नियम है। मूल जो तरीका है सीखने का, एक होता है तत्परता, दूसरा है अभ्यास, और तीसरा है प्रभाव। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये प्राइमरी नियम है। ठीक है। तत्परता का क्या मतलब हुआ? तत्परता का मतलब है कि अच्छा चलो कराटे सीखो, तो बहुत आप एक्टिव हैं, चला जाए कराटे सीखे, बड़ा मजा आएगा। आप बहुत एक्टिव हैं, मतलब आप खुद ही चाव ले रहे हैं उस चीज को सीखने में, और वहीं आपको बोला जाए कि चलो चल के नौकायन सीखो, नौकाबाजी सीखो, तो 2 दिन जैसे ही आप चप्पू चलाएंगे, नाव को ढकेलेंगे, आपका मन जो है वो बेकार हो जाएगा, बोलेंगे "यार, बेकार चीज है ये तो"। और कराटे में एक दिन किसी को आपने मार दिया और किसी की नाक फोड़ दी, तो आप खुश हो जाएंगे, यस मेरे पास तो बहुत पावर, अब मैं तो बना ही इसीलिए था, है ना। छोटे बच्चों से आप पूछ के देखिएगा, उनको बोलेंगे बेटा मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तो वो बोलेगा नहीं। बेटा हिंदी पढ़ोगे, यस हिंदी में आनंद आ रहा है। हाँ, तो वो हिंदी में उसको आनंद आ रहा है, तो वो तत्पर है। हिंदी में उसकी तत्परता के चक्कर में वो ज्यादा चीजें सीख जाएगा, और मैथमेटिक्स में आती हुई चीज को भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो तत्पर ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब जैसे आप सभी लोग तत्पर हैं सीखने को, नेट JRF पास करने को, तो आपकी तत्परता आपको आगे ले जाएगी। लेकिन अगर आपकी चलो अब सर ने बोल दिया तो कर ही आते हैं, फिर तो मैं क्या, ब्रह्मा जी भी पैदा हो जाए तो भी आपको पास कराने से रहे, है ना। तो तत्परता का नियम। दूसरा नियम होता है अभ्यास का नियम। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो अभ्यास के कारण संभव ना हो सके? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एक प्रसिद्ध परिभाषा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एक प्रसिद्ध परिभाषा है, जो व्यक्ति को ये बताती है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। है ना, पत्थर के ऊपर भी अगर बार बार रस्सी आ जाए तो उसके ऊपर निशान तो पड़ ही जाएगा, है कि नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यानी कि लगातार प्रैक्टिस जो करता है उससे बेवकूफ भी बुद्धिमान बन जाता है, सुजान बन जाता है। ठीक है, अभ्यास का नियम। और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का मतलब ये होता है कि कोई काम जैसे आपको आता नहीं था, जैसे नीरज चोपड़ा को ही ले लीजिए आप, नीरज चोपड़ा को भाला फेंकना नहीं आता। मैंने आपको कल भी ये कहानी सुनाई कि वो सिर्फ दौड़ने के लिए गए हुए थे एथलेटिक्स ग्राउंड में। उन्हें पता चला कि कूद दौड़ने से आसान तो कूदना है, कूदने में गए तो कूदना तो हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि एक और खेल है जिसमें खड़े खड़े या थोड़ा सा दौड़ के भाला वाला फेंका जाता है, इसमें बड़ा मजा आता है। और उनके दादाजी ने उनको एक कहावत सुना दी, एक कविता सुना दी, रण कहा तक क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या करके, कोई बहुत अच्छा एक कविता है, रण कहा तक छोड़ा जाए, फेंक जहां तक भाला जाए, ऐसे करके था। तो वो अब वो फेंका उन्होंने भाला, तो उनको मजा आने लगा। अब जैसे भाला फेंका, लोग तालियां बजाने लगे, अरे इतना तो किसी ने नहीं फेंका, इतना तो फिर अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर गए वर्ल्ड एथलेटिक्स में, जाके वहां फेंका,
गोल्ड मेडल आ गया, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, 1 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने, डीएसपी का पद जो मिला, नौकरी करने जाना नहीं है, महीने की तनख्वाह 80,000 रुपए, सारा जीवन सेट। अब तो बस भाला ही फेंको जितना फेंक सकते हो, है ना। अगले दिन खाए पिए फिर पहुंच गए भाला फेंकने के लिए, धीरे धीरे भाला फेंकना शुरू हो गया। और जहां जहां से मेडल जीतते, अभी अभी एशियन से जीत के आए तो 10-10 करोड़ रुपए इधर से मिलेगा, 5-7 करोड़ रुपए इधर पा जाएंगे। फिर जो 10-20-50 लोग स्पॉन्सर आ रहे हैं कंपनी वाले, वो अलग है। अब बस भाला फेंकने में क्या जा रहा है, उठाया दौड़ा दौड़ के फेंक दिया। कुल खेल ही 10 सेकंड का है। अब 10 सेकंड के लिए जो साल भर आप अपनी तैयारी करते हो, वो तैयारी करो, गोल्ड मेडल जीतो, फिर पैसा ही पैसा। प्रभाव का नियम यानी इम्पैक्ट। अभी आप हो, आप आपसे पहले जो थे उनका क्या था, पहला जो बैच मेरा था उसके साथ ये था कि वो, उन्हें नहीं पता कि जेआरएफ निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। चलिए निकल गया, अब निकल गया तो उनको क्या 50-55 हजार रुपए पैसा मिलना शुरू हुआ। जैसे ही पैसा मिलना शुरू हुआ तो उनके ऊपर, अरे अब तो रिसर्च करने में ज्यादा मजा है ना। फिर वो रिसर्च करने में जुट गए। अब रिसर्च करते करते एसआरएफ मिलेगा उन्हें अगले साल से, सीनियर रिसर्च हो जाएंगे, है ना, 60-70 हजार उधर पाएंगे। जो लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज में है उन्हें वहां यूनिवर्सिटी भी पैसा देती है लेक्चर लेने का। तो ऐसे में अब पैसा ही पैसा। तो वो उनको लगता है कि हाँ 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 मोटिवेशन। और जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, उनको तो ऑलरेडी मोटिवेशन मिलेगा कि अरे बस थोड़ी दूर है, दिसंबर में हमारा काम हो जाएगा, उसके बाद तो फिर मुद्रा ही मुद्रा, 50,000 60,000 रुपए। कहाँ योगा टीचिंग के चक्कर में पड़ेंगे, घर घर जाके होम क्लास लेना, 4,000 5,000 मैडम पैसा दे दीजिए, महीना पूरा हो गया आपका। ये सब कहने से बढ़िया है कि थोड़े दिनों के बाद सरकार से बोलेंगे, प्रभु परीक्षा पास करके आए हैं बहुत मेहनत के बाद। तो प्रभाव का नियम है ये। प्रभाव का मतलब होता है जहां पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं आप, और इम्पैक्ट के कारण से। सेकेंडरी नियम जो है, जिसको गौड़ नियम बोला जाता है, सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉ में 5 नियम है। पहला है बहु अनुक्रिया नियम, बहु अनुक्रिया नियम, ठीक है। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति। तीसरा है आंशिक क्रिया नियम। चौथा है समानता का नियम, समानता का नियम। और पांचवा है साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। बहु अनुक्रिया नियम जानते क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि एक बच्चा क्लास में पहुंचा, उसे बोला कि चलो सॉल्व करो x² + 7x + 10। अब वो ये द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए पूरी ताकत लगा दिया। अब उससे सॉल्व ही नहीं हो रहा। वो बेचारा घर पे भी आ रहा है तो उसी बात को सोच रहा है कि अगर मैं 7 में 4 में 3 जोड़ूं तो 7 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 4 × 3 करता हूँ तो उधर 10 नहीं होता, 12 हो जाता है। अब इसे कैसे सॉल्व करूं मैं ताकि ये सॉल्व हो जाए। फिर वो ग्राफ लेता है, फिर वो बार पाई लेता है, पाई कोड लेता है, सारी चीजें लेता है। वो लगातार सोच रहा है उसके ऊपर, और सोचते 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 वो एक नए सिद्धांत को जन्म दे देता है। और उसी दौरान वो ये भी सीख जाता है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं। फिर वो निकालता है एक नया नियम जिसे बोलते हैं लॉग, लॉग की थियरी निकालता है वो। लॉग थियरी जो लोग जानते होंगे, लॉग का नियम, उन्हें पता होगा कि लॉग से कैसे चीजें, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। फिर वो लॉग बनाता है। तो ये बहु अनुक्रिया नियम है, यानी कि बहुत सारी अनुक्रिया, बार बार आपका पैथेटिक सोच हुए जो है, आपका आपका थॉट जो है वो लगातार उस दिशा की तरफ घुमा पड़ा है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके फिर शाम तक। वही तुझे याद करूं, तुझे याद करूं, तुझे याद करूं, किसको, सवाल को, है ना। तो वो फिर सवाल को याद करते करते नई नई चीजें निकालता है, निकाल के फिर उसे सॉल्व करता है। तो ये बहु अनुक्रिया नियम है। मानसिक स्थिति, मनोवृत्ति का क्या मतलब होता है, मनोवृत्ति का मतलब होता है कि वो माइंड से तैयार है। आप उसको बोलो कि बेटा कल तुम्हें ट्यूशन जाना है, उसे नहीं पता ट्यूशन का टीचर कैसा है क्या है, लेकिन वो तैयार है कि हाँ कल से चलेंगे, आज जाने की इच्छा नहीं है, कल से चलते हैं, ठीक है। तो ये मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति से यदि अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो भी चीजों को सीख जाएंगे, नहीं प्रिपेयर हैं तो नहीं सीख सकते किसी परिस्थिति में। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम का मतलब होता है आलसियों का, आलसियों की विद्या।
आलसी लोगों को कोई काम दे दो तो वो उस काम को सबसे सरल तरीके से करने का तरीका ढूंढ लेंगे। किसी आलसी व्यक्ति को बोल दो कि अपने घर से बाजार चले जाओ, तो वो मेन रोड से, जिस रोड से चलते हुए 3 किलोमीटर की दूरी पे बाजार है, वो उस रोड को नहीं पकड़ेगा। आलसी है ना, वो क्या करेगा, कोई ना कोई गांव के खेतों का रास्ता ढूंढ लेगा जहां से वो 1.5 किलोमीटर चल के ही बाजार पहुंच जाए। ठीक है, तो आलसी व्यक्ति जो होता है, यानी आंशिक क्रिया के आधार पे चीजों को सीख जाना, बहुत कम करके भी बहुत कुछ नए मार्ग को ढूंढते हुए किसी आसान मार्ग का अनुनय विनय करना, आसान क्रियाओं के द्वारा चीजों को सीखने का प्रयत्न करना आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। समानता का नियम का मतलब होता है कि किसी कोई भी जो जो थियरी आपके सामने रखी गई है, कोई भी जो सिद्धांत रखा गया है, कोई भी जो परिस्थिति रखी गई है, वो अगर आपके सामने आ जाती है तो उस परिस्थिति से जब आप सीखते हैं तो उसे समानता का नियम कहा जाता है। जब आप उस परिस्थिति से सीखते हैं, जब आप उस कंडीशन से सीखते हैं, बोलते हैं ना कि समय से अच्छा कोई अध्यापक नहीं है, तो समय यही बात कि समय आपको सिखा देता है वो चीज। फिर है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम का मतलब होता है कि एक स्थिति को सॉल्व करके, एक सिचुएशन को सॉल्व करके सीखा, तो उसी आधार पे बाकी सारी चीजों को भी सॉल्व करने के लिए उसी हिसाब से एक्टिवेट होना, माने साहचर्य यानी इक्वल। जैसे मान लीजिए कि आपने ये मान रखा है कि अगर आप शेर को तलवार से मार देंगे तो आप अब ये मान चुके हैं कि आप गेंडे को भी तलवार से काट देंगे, ये आप मान चुके हैं। अगर आप किसी मुर्गे को तलवार से मार सकते हैं तो आप ये मान चुके हैं कि आप गेंडे को भी मार सकते हैं तलवार से, साहचर्य का नियम। और उसी चक्कर में आप तलवार लेके किसी गेंडे के सामने पहुंच जाते हैं, फिर गेंडा जो आपका इलाज करेगा दुनिया, फिर आप कभी जाएंगे नहीं उसके सामने, है ना। तो मैंने एक चीज के आधार पे ये मान लेना कि अगर मैं ये कर लिया हूं तो दूसरा तो मैं कर ही लूंगा, है ना। जैसे बिहार पीसीएस की परीक्षा होती है कि अगर एक बार निकल गई तो अरे फिर तो मैं दूसरा वाला तो निकाल ही दूंगा, दूसरा वाला फिर और उससे कठिन है। हाँ? तो इसलिए कभी भी ये नहीं मानना चाहिए एक चीज के आधार पे सारी चीजें, बेशक वो उसी जैसी दिख रही हो, परंतु ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये भी याद रखें। अब जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत कॉमन चीज है, पता नहीं आप लोग क्या होता है नहीं होता। हमारे यहाँ मैथमेटिक्स की किताब जो है जैसे ही खोली जाती है तो अध्यापक क्या करता है, पहला वाला प्रश्न सॉल्व करके दिखा देगा, बोलेगा यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, और वो जैसे ही सॉल्व करके दिखाएंगे और बोलेंगे अब चलो तुम लोग इसी यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो उसकी उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से। वो उधर उधर लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था 2+2=4, यहाँ लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि अमित गया बाजार में, उसने 2 संतरे खरीदे, एक संतरा उसने शिखा को दे दिया और उसके बाद उससे 3 केले ले लिए, 3 केले लाके वो अपने दादाजी को दे के उनसे 2 संतरे और ले आया। बताइए अमित के पास कुल कितने संतरे बचे। अब बेचारा छात्र इसी में परेशान रह जाएगा कि ऊपर तो इसने सिखाया था 2+2=4, ये सब अमित क्या कर रहा है, अमित कहाँ जा रहा है कैसे संतरा लेने के लिए और किसे संतरे लेके आ रहा है, और फिर ये सेव क्या कर रहा है संतरे के साथ में। तो छात्र फिर उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो और जबकि जब स्टूडेंट से पूछा जाता है बेटा समझ में आ गया, यस सर, कर लोगे, यस सर, तो दूसरे सवाल के चक्कर में 10वां सवाल हो ही नहीं पाता है। अगले दिन फिर पहुंचता है, सर क्वेश्चन नंबर 10 तो समझ में ही नहीं आ रहा था। और टीचर बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो पहला काम करते हैं यूनिट खोलते क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करके दे देते हैं कि चलो मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी सब तुम खुद ही सॉल्व करके आना, है ना। तो ये होता है साहचर्य का नियम, यानी कि सीखने के लिए ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर के लिए मुझे लगता है आपकी पर्याप्त चीजें मैंने आपको बता दी हैं। साहचर्य से संबंधित यानी लर्निंग से संबंधित और भी कुछ सिद्धांत, कुछ बातें हैं जो आपके इसी यूनिट के, मैं एक मिनट बताता हूँ, सहायक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली, दो और चीजें बची हैं। ठीक है, शिक्षण में, अधिगम में, लर्निंग में सहायक प्रणाली, जैसे मैंने आपको ये जो थियरीज बताई हैं ये, अब इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, ये एक सिद्धांत बताना है, मूल्यांकन प्रणाली बतानी है, इवेल्युएशन कैसे इवेल्युएट करते हैं, और बस इतना।
दो चीजें हैं, दो चीजें इधर आपको बतानी है। इसके अलावा आपका सिलेबस, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, यानी कि कुल मिला के कल नहीं परसों जाते जाते टीचिंग एप्टीट्यूड। जय हिंद जय भारत। ठीक है, इसके बाद शुरू करेंगे जो मेरा फेवरेट टॉपिक अगेन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध। शोध के सारे प्रकारों का अध्ययन, बियॉन्ड सिलेबस पढ़ा जाएगा। सिलेबस जो है वो तो है ही है, लेकिन सिलेबस के बाद में, सिलेबस में क्या है आपके, रिसर्च, रिसर्च का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक, है ना, और बाकी फिर आता है उसमें शोध का प्रकार क्या क्या है, प्रयोग विधि, विवरण विधि, ऐतिहासिक विधि माने एम्पिरिकल नॉलेज, गुणात्मक थियरी, तमाम तरीके की थियरी है। फिर रिसर्च के क्या क्या पर्सपेक्टिव और एस्पेक्ट है, क्या क्या पाथवे है, कैसे रिसर्च को इनिशिएट किया जाता है, कैसे पहले हाइपोथेसिस लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, इन सब के विषय में। ठीक है, फिर आलेख लेखन से संबंधित कुछ फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैसे रिसर्च लिखी जाती है, और फिर आईसीटी क्या होता है, और क्या नैतिकता बरतनी चाहिए रिसर्च में। ये भी एक हफ्ते का टॉपिक है, यानी कि अगले हफ्ते में हम जाते जाते हम लोग प्रथम खंड जो है उसकी दोनों यूनिट समाप्त कर लेंगे। बोधगम्यता जो है वो एक दिन का सब्जेक्ट है, एक कहानी आपको सुनाऊंगा, 10 सवाल पूछूंगा, आपको पता चल जाएगा कि बोधगम्यता चीज क्या है। ठीक है, एक कहानी आपको दिखाई जाएगी और उसके कहानी के आधार पे, इसकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग मुझे आती है बोधगम्यता आपको सिखाने की। मुझे मेरे एक टीचर ने सिखाया था कि कैसे बोधगम्यता पढ़ाया जाता है, क्योंकि बोधगम्यता पढ़ा नहीं सकते आप जनरली। आपको मैं बताऊंगा बोधगम्यता कैसे करते हैं। तो बोधगम्यता एक दिन का हुआ। फिर आएगा अगेन मेरा कोर सब्जेक्ट, मैनेजमेंट में हमें पढ़ाया जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो आएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ, प्रकार, परिभाषा, उसके बाद व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और क्या क्या उसके हर्डल्स हैं, और मीडिया क्या है। ये अगेन ये 2 दिन का टॉपिक है, तो 6, 7, 8, 1, 9 दिन। गणितीय तर्क, मैथमेटिक्स है, ये तो अब चाहे कितना भी आपको पढ़ा लिया जाए, अगर आप मैथमेटिशियन होंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। आंकड़ों की व्याख्या, है ना, जो डिस्क्रिप्शन है, कैसे पाई चार्ट और चार्ट को कैसे समझते हैं, ये बताऊंगा। फिर आईसीटी जो है मैंने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बस इसके साथ ही यानी कि कुल मिला के 12 से 15 दिनों के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा टॉपिक कवर कर लेंगे हम लोग। अब हमें अगेन पूरी ताकत के साथ पेपर 1 पे लगना पड़ेगा, तो पेपर 2 पे लगना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 में अब हमें बहुत इम्पैक्ट, 50% ही नंबर पे पास हो जाओगे, है कि नहीं है। ज्यादा तो ऐसा है नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा आपको सारा नंबर लेके आना है, तो पास होने लायक तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद बाकी आपकी मेहनत। ठीक, लेकिन पेपर 2 पे अगर आप पास नहीं होंगे तो पास नहीं होंगे। इसलिए आगे से जैसे ही ये 10 तारीख 20 तारीख खत्म होगी, 20 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 से लेके 9 बजे तक पूरा पेपर 2 पढ़ा जाएगा। ठीक है, 2 घंटे की पढ़ाई करते हैं 7 से लेके 9 तक। चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अभी फिर वापस हम लोग 8 बजे, 8 बज के 2-3 मिनट से वापस अगली कक्षा शुरू करेंगे। इस कक्षा को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हुआ करे तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा आप सभी लोगों के पास है, नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं चैट बॉक्स में भी भेज देता हूँ, और आप लोग लिख भी लीजिए। मुझे अपेक्षा है आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो पर्सनल नंबर सभी के पास है, 88 26 47 67 24, 8826476724। ये है मेरा व्यक्तिगत नंबर, तो इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कभी भी कोई प्रश्न हुआ करे तो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।